Welcome back, all dear student. Today we are going to start quantum mechanical model of atom. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को स्टडी करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि ये मॉडल फ्रंट में कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, किस तरह से फ्रंट में आया इसके ऊपर बात करें। हम लोग मेजर पॉइंट को लेकर के बात करते हैं। क्या था ये रीज़न फॉर फेलियर ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल जनरली फेल क्यों हुआ, ठीक है। बोर मॉडल ने बताया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व आउट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व आउट करते हैं। बट टू प्रिंसिपल्स को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और सेकंड मैं बात करूँगा डी ब्रोगली इक्वेशन की, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे थे जिन्होंने मॉडल ऑफ एटम को बताया कि वेलोसिटी और पोजीशन को हम लोग जैसे अनसर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया कि हम वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकंड स्टेप को लेकर के बात करें तो बोर मॉडल डज नॉट टेक वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू कंसिडरेशन। तो बोर की सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या थी। फर्स्ट लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो वो है हेज़नबर्ग के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं किया था। हेज़नबर्ग का प्रिंसिपल क्या था कि वेलोसिटी और पोजीशन को हम लोग एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, बट बोर ने ये चीज़ कंसीडर की हम लोग मेज़र कर सकते हैं। बट सेकंड बात अगर हम बात करें तो वेव करेक्टर के बारे में बोर ने कोई भी डिस्कशन नहीं किया था, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम बात करें नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर के, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की नीड क्यों हुई उसका रीज़न के ऊपर बात करते हैं। देखो इनिशियली मैं बात करता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स को लेकर के। क्लासिकल मैकेनिक्स ने मैक्रो पार्टिकल्स के बारे में बताया था। जैसे न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था फॉलिंग ऑफ एप्पल, न्यूटन्स लॉ के अंदर, ठीक है। अब मैक्रो पार्टिकल्स पे अप्लाई होते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स ने हेज़नबर्ग एंड डी ब्रोगली दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट को कंसिडर नहीं किया। और कंसिडर नहीं किया तो क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट किसके लिए होते हैं, माइक्रो के लिए, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स इनके लिए होते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके हम लोग क्या किसके ऊपर बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करेंगे तो अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में हम लोग इससे डील कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में। देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ों को कंसिडर करके चलेंगे, दो कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट वन इज हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और सेकंड वन डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन मेनली हमें पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में बताएगी, और हेज़नबर्ग ने बताया था कि हम लोग दोनों चीज़ें एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते एट ए पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है बेस्ड ऑन द वेव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसमें है, वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को भी इसमें कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बोर मॉडल में हम लोगों ने वेव प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर नहीं किया था, या वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इलेक्ट्रॉन में जो वेव नेचर है उसको कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की।
तो बेटा अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में मेन बातें क्या आई थी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में मॉडल को 3 डायमेंशनल कंसिडर किया था। 3 डायमेंशनल कंसिडर किया क्योंकि बोर मॉडल तो वहाँ पे फेल ही हो गया था, अनएक्सेप्टेबल हो गया था। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल मॉडल, मतलब कि बात करते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए स्क्रोडिंगर 1926 की अगर एरविन स्क्रोडिंगर गिव दिस इक्वेशन इन 1926 and he developed a concept wave motion of the electron in the 3-dimensional space around the nucleus। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि भाई डेल्टा स्केयर साइन डेल एक्स स्केयर, और हमारे पास इस तरह से अगर हम बात करें वाई स्केयर जेड स्केयर और एच ई माइनस वी साइन इसका टू 0। तो बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है, टर्म्स क्या क्या गिवन है हमें। साइन का मीनिंग होता है वेव फंक्शन, क्या है, वेव फंक्शन। एम हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 6.6 × 10⁻⁻34। ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, क्या है ये, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ई क्या हमारे पास, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्स वाई जेड इंडिकेटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, क्योंकि एटम को क्या कंसीडर किया था, 3 डायमेंशनल कंसीडर किया था। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें जो टोटल एनर्जी है ना हमारे पास, वो किसका सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो एनर्जी है ना उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्सेज। तो वहाँ पर अट्रैक्टिव और फोर्सेज जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं उनकी वजह से क्या होती है, जनरेट होती है। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि भाई स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मेन वर्क क्या है। तो इसका कोई अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो एक मैक्रो पार्टिकल पे नहीं, माइक्रो पे ही अप्लाई होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसको 3 डायमेंशनल कंसीडर किया गया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, देखो इसमें हम लोग और क्या लेकर के चल सकते हैं पॉइंट में। देखिए डेल स्केयर डेल एक्स स्केयर प्लस में डेल स्केयर डेल वाई स्केयर प्लस में डेल स्केयर डेल जेड स्केयर, इस कंप्लीट को हम लोग लैप्लेसियन स्केयर बोलते हैं। साई हम लोगों के पास कॉमन आ रहा है सभी में, ठीक है, तो साई कॉमन ले लेंगे, प्लस में 8 पाई स्केयर एम अपॉन में एच स्केयर, ई माइनस में वी, और ये साइन इसका टू क्या आ जाएगा 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये भी क्या है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें हमने डेल स्केयर जो लिया है ना, ये लिया है, इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर मतलब एक तरह से डिफरेंशिएशन का डाटा पुट होगा और फिर उससे वो सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अच्छा इसको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसमें इस पूरी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एच कैप साइन ई साइन। एच क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्या है ये, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। ई हमारे पास टोटल एनर्जी होगी, साई हमारे पास क्या हो गया, वेव फंक्शन। साई का मतलब क्या है, वेव फंक्शन। देखिए आगे, तो देखो अब हम लोगों के पास 2 तरह के एक मॉडल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमारे पास बोर मॉडल, क्या है ये, बोर मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल। और ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्या है ये, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसमें पार्टिकल्स जो हैं एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक पर्टिकुलर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इस टाइप में है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस तरह का एक क्राइटेरिया है। बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व आउट कर रहा है। तो इसके अंदर ये चीज़ कंसिडर नहीं की गई ये एक वेव लाइक नेचर होता है, या इसमें हम लोग वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आप देख रहे हो एक तरह से पार्टिकल स्प्रेड आउट है, क्या है ये, स्प्रेड आउट है। और प्रोबेबिलिटी जहाँ पे डार्क होगा ना, ज़्यादा पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग है, क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें तो उन्होंने भी सिर्फ किसको कंसिडर किया था, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। किसके लिए,
हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए 1। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, हीलियम प्लस में भी कितने हैं 1, लिथियम 2 प्लस में भी कितने हैं 1। तो उन्होंने इस टाइप के एटम्स को कंसिडर किया था अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, ऑर्बिटल क्या होते हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो एक बार, द 3 डायमेंशनल स्पेस इन एन एटम व्हेन फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम आर नोन एज ऑर्बिटल। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। देखिए बात, अब इन दोनों में देखो, दिस इज़ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और ये एक बोर मॉडल है। तो बोर मॉडल तो क्या है, एक पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व आउट कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई एक पॉइंट देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ एक होता है ऑर्बिट, और ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जनरली होते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। इनकी शेप होती है 3 डायमेंशनल। सिर्फ एस ऑर्बिटल को छोड़ दें तो बाकी सभी की शेप क्या होती है, 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं ये, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अगर मान लो इस मॉडल को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता, ठीक है, तो ये वेव लाइक हो जाता है, एक तरह से पर्टिकुलर पाथ नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाता, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो जाता। बट इसने तो क्या दिखाया, एक सर्कुलर पाथ दिखाया था। तो सर्कुलर पाथ दिखाया तो ये क्या है, एक ये जो मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है, देखो कि यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इस एरिया में है, और यहाँ पर इस एरिया में भी है, और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट कितने हो गए 1, और ये 2, यहाँ पर 1 हो गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो जो ऑर्बिट है हमारे पास, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक पर्टिकुलर पाथ पे जैसे स्प्रेड है, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व डाउन नहीं कर रहे। जैसे इस वाले केस में देखो, यहाँ पर भी क्या स्प्रेड हो रखा है, क्या है ये, स्प्रेडिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जो 3 डायमेंशन बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब विद सर्टेनिटी, ठीक है। इसके अंदर हम एक मेजर बात कर लेते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, अगर मैक्सिमम में होगी तो वो क्या होगा हमारे पास, जनरली हम बात करें तो ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, ऑर्बिटल। और इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको लेकर के मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार देखिए, देखो इसमें एक बार हम बात करते हैं। भाई हम लोगों के पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन स्प्रेड है मान लो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस एरिया तक स्प्रेड है, मान लो ये मैक्सिमम एरिया ये है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विच डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन of given energy in terms of dots is called an electron cloud। जो डॉट की टर्म में आपको गिवन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई देखो जो वेव फंक्शन है ना, क्या है, वेव फंक्शन। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास है ना, इस तरह से अगर वेव चल रही है तो ये जो है ना, ये साइन, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं। और ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। बट अगर हम लोग साइन स्क्वायर ले लें, क्या ले लें, साइन स्क्वायर, तो ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब कंडीशंस क्या बनेंगी, ये कंडीशंस बनेंगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर साइन और साइन स्क्वायर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो साइन स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिट का मीनिंग क्या है और ऑर्बिटल का मीनिंग क्या है। ऑर्बिट जो हमारे पास रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनरली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को।
ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल मोशन होते हैं। हम लोग ऑर्बिटल के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोग शेप्स वगैरह अच्छी तरह से डिटरमाइन कर पाओगे। दे आर सर्कुलर इन शेप। जनरली क्या होते हैं सर्कुलर, जैसे हम लोग बात कर लें भाई ये 1, फिर ये 2, ये 3, इस तरह से ऑर्बिट हो गए, बट दे आर डिफरेंट इन शेप। इसमें थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ आपको। एस का स्पेरिकल शेप होता है, पी आपके पास डम्बल शेप होता है, डी डबल डम्बल शेप होता है, इस तरह से। इट इज़ वेल डिफाइंड पाथ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व आउट करते हैं। इट इज़ सिंपली ए रीज़न, जैसे अभी मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। द ऑर्बिट थ्योरी डज नॉट सेटिस्फाई हीजनबर्ग प्रिंसिपल, क्योंकि हीजनबर्ग प्रिंसिपल क्या था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात कर रहा था और किस तरह से स्प्रेड आउट होगा। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कंप्लीटली फॉलो द हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n स्क्वायर। जैसे पहले ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ 1 रख देंगे और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो 2 रख देंगे। 2 रखने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितने आते हैं, 2n स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। और यहाँ पे हम बात करें तो एक ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने आएंगे, 2। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डेजिग्नेटेड बाय LMNN। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, LMN। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, S, P, D और F। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।